हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनडीए के कुछ और सवाल। आज हमारा ज़्यादातर मैट्रिसेस या फिर ज्योमेट्री के सवाल होंगे, कुछ हमारे सेट से भी रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आज का हमारा पहला सवाल। लेट ए हमें दिया है, सेट दिया है -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इसके एलिमेंट्स हैं। एंड बी हमें दिया है 0 1 4 9। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे। सबसेट, इसका सबसेट एक रिलेशन डिफाइन करता है। इन्होंने रिलेशन क्या डिफाइन किया है कि x, y R में जाएगा अगर मोड x इज लेस देन y, वेर x जो है वो a से है और y जो है वो b से। तो कितने एलिमेंट R में जाएंगे हमें ये बताना है। सबसे पहले अगर ए के एलिमेंट कितने हैं, ए में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। बी की कार्डिनैलिटी हमारी कितनी है, बी की कार्डिनैलिटी 4 है। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28 हो जाएगी। ठीक है, हमें बताना है कि इस रिलेशन में 28 में से कितने एलिमेंट्स जाएंगे। तो सबसे पहले चेक करना है कि y के हिसाब से। तो y अगर हम 0 लें तो क्या कोई यहाँ पर ऐसा है जिसका जो 0 से छोटा है, जिसका मॉड्यूलस 0 से छोटा है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसके साथ तो कोई रिलेटेड नहीं होगा, इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी यहाँ पर। अगर हम 1 ले y, तो 1 से छोटा क्या किसी का मॉड्यूलस है, हाँ है, किसका, 0 का। तो 0,1 हमारा चला जाएगा। अब हमारा इसमें क्या है, नेक्स्ट 4 है। तो अगर हम यहाँ पर 4 लें, 4 से छोटे कौन कौन है, किस किस का मॉड्यूलस है, 0 चला जाएगा, -1,4 चला जाएगा, 1,4 चला जाएगा, 2 जाएगा, हाँ जाएगा, 2,4 चला जाएगा, -2,4 भी चला जाएगा, 3,4 भी चला जाएगा और -3,4 भी चला जाएगा। मतलब 4 के कॉरस्पॉन्डिंग ये सारे 7 के 7 एलिमेंट चले जाएंगे। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जा रहे हैं तो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग भी चले जाएंगे। तो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 7 के 7 एलिमेंट चले जाएंगे। ठीक है, 7 + 7 + 1, 7 और 7 14 और 1 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है कि इफ x इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ mx क्या होगा, m⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x। तो ये हमारा रिजल्ट है। क्या कहता है कि अगर हम किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, के ए करते हैं, तो डिटर्मिनेंट पर क्या फर्क पड़ता है कि उसका डिटर्मिनेंट के की पावर साइज ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ट्रू है। If Y is a matrix obtained from X by multiplying any row or column by a scalar m, Y कैसे मिली है, X के किसी रो या कॉलम, किसी एक रो या कॉलम को हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया है। देन क्या डिटर्मिनेंट ऑफ y पर क्या फर्क पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ y इज इक्वल्स टू m टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ x हो जाएगा। ऐसा होगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से तो हमारा यहाँ पर k⁻n आया। क्योंकि जब हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक रो जो है वो k से मल्टीप्लाई हो जाती है। एक रो से मल्टीप्लाई करने पर हमारा k बाहर आ जाता है। तो अगर हमने n रोज को k से मल्टीप्लाई किया तो k⁻n बाहर आ जाता है। और यहाँ पर हमने एक रो को किया तो सिर्फ m बाहर आएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट में हमारे ट्रू हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ ट्रू हो जाएंगी और दूसरी स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैट्रिक्स m। हमें मैट्रिक्स m दी है, द इनवर्स ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, हमें बताने कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। दूसरी स्टेटमेंट हमें दी है कि ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर। तो बेसिकली हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन लगा लेते हैं। हम क्या करेंगे, कॉलम 1 C1 - C2 करते हैं। ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हमारे पास डिटर्मिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी रो को m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो हमारा माइनस साइन लग जाएगा। अगर हमारी एक भी रो ज़ीरो हो गई तो हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। दो रोज आइडेंटिकल हो गई तो हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। और बाकी अगर हमारी एक रो या कॉलम हमें ऐसा दिख रहा है कि सम ऑफ एलिमेंट्स दिख रहा है तो हमारा डिटर्मिनेंट भी सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है। और हमारा जो थर्ड टाइप का ऑपरेशन है वो लगाने से हमारे डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करें, थर्ड टाइप का ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन C1 माइनस C2। इसमें से ये घटाएंगे तो 11 में से 3 गए 8, यहाँ आ गया 6 में से 2 गए 4, 7 में से 8, 17 में से 8 गए हमारे 9, और यहाँ आ गया 4 में से 2 गए 2। C1 ऑपरेट C1 माइनस C2। देन 65 माइनस 17 करेंगे, 15 में से 7 गए 8, यहाँ आ गया 5 में से गया 4। ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, हमारी दो कॉलम्स जो है वो क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसने बोला नॉन सिंगुलर, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। इनवर्स ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट, ये ट्रू है। अगर कोई मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। ठीक है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। व्हाट इज कोट इनवर्स 9 प्लस कोसिकेंट इनवर्स अंडर रूट 41/4 की क्या वैल्यू आएगी, हमें निकालना है। ठीक है। हम दोनों को 10 इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। कोट इनवर्स 9 है, तो अगर मैं कोट इनवर्स 9 को y कंसिडर करूं तो कोट y मेरे पास क्या आ गया, 9 आ गया। मान लीजिए ये y है तो हमारे पास कोट y 9 है। कोट y किसकी रेशो होती है, ये होती है हमारे बेस और परपेंडिकुलर की, तो ये हमारा 9k हो जाएगा और ये हमारा k हो जाएगा। अगर ये 9k है तो 81k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी कि 82k स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसका रूट हमारा ये बन जाएगा। ठीक है। ओके। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कोसिकेंट इनवर्स रूट 41/4, इसको हम अगर x ले रहे हैं तो कोसिकेंट x हमारा क्या हो जाएगा, रूट 41/4। कोसिकेंट किसकी रेशो होती है, कोसिकेंट रेशो होती है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर की। तो हमारे पास ये हो जाएगा रूट 41k और ये हो जाएगा 4k। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 41k स्क्वायर माइनस 4 हो जाए 16k स्क्वायर, तो 11 में से 5 गए 5, और यहाँ से आ गया हमारे पास 25k स्क्वायर यानी ये आ गया हमारा 5k। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम 10x निकालना चाहें तो 10x हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी 4k/5k, 4/5 आ जाएगा। ठीक है। तो x आ गया हमारे पास 10 इनवर्स 4/5। यहाँ से अगर हम 10x निकालना चाहें, 10y निकालना चाहें तो 10y आ गया हमारे पास k/9। बेसिकली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, k/9k। तो ये आ गया हमारे पास y आ गया 10 इनवर्स 1/9। x प्लस y हमें निकालना है, मतलब 10 इनवर्स 1/9 प्लस 10 इनवर्स 4/5। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स 1/9 प्लस 4/5 बाय 1 माइनस 4/9 5 40। करेक्ट है, यही होता है। तो ऊपर आ जाएगा हमारा एलसीएम 45 आ जाएगा, 5 प्लस 5, 5 नहीं 45 9 चौक 36। ठीक है। नीचे आ गया 45 माइनस 4 यानी 41/45, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 36 प्लस 5 भी 41 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया 10 इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 5/4 45। ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। 4 इनवर्स से तो 10 इनवर्स पर हम डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, 1/9 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर थीटा लाइन बिटवीन -π to π सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी।
हमें कौन कौन से इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है? सबसे पहले हमें सेटिस्फाई करनी है कोट थीटा इज इक्वल्स टू -√3। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/10 थीटा लिख सकती हूँ। 1/10 थीटा इज इक्वल्स टू -√3। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 10 थीटा इज इक्वल्स टू -1/√3। सो 10 हमारा 1/√3 कहाँ होता है? 5/6 पर। ये हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल्स टू -10 5/6। ठीक है। तो हमारा हो जाता है 10 नेगेटिव। तो 10 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 5 माइनस लिख सकते हैं, 10 5 माइनस 5/6। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है 10 का? व्हेन 10x इज इक्वल्स टू 10y, तो y इज इक्वल्स टू यानी थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y। ये हो जाएगा हमारा 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई/6। ठीक है। और n हमारा कहाँ से आएगा? इंटीजर से आएगा। तो यहाँ से हमारे पॉसिबल वैल्यूज थीटा की क्या हो जाएगी? सबसे पहले 5 पाई/6, वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। देन अगर मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू माइनस मतलब n की वैल्यू -1 लूँ तो ये हो जाएगा -पाई प्लस 5 पाई/6। तो हो जाएगा -6 पाई प्लस 5 पाई यानी -पाई/6। वो भी इस इंटरवल में लाई कर रही है। नाउ अगर मैं n की वैल्यू 1 ले रही हूँ तो पाई प्लस हो जा रहा है तो बढ़ जा रहा है तो पाई से बाहर चला जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू -2 ले रही हूँ तो ये -2 पाई प्लस 5 पाई/6 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -12 पाई प्लस 5 यानी -7 पाई/6। तो ये भी हमारा पाई से मतलब -पाई से छोटा हो जाएगा। तो बाकी सारी जो वैल्यूज हैं थीटा की वो हमारी इस इंटरवल से क्या जा रही है? बाहर जा रही हैं। तो ये हमारे पास पॉसिबल एंगल्स आ गए फॉर दिस इक्वेशन। थीटा आ गए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ लेट्स सी अबाउट दिस। इसको मैं क्या कर सकती हूँ? 1/sin थीटा किसके बराबर है? -2 के बराबर है। तो यहाँ से साइन थीटा हमारा किसके बराबर आ जाएगा? -1/2 के बराबर आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन 1/2 कहाँ होता है? पाई/6 पर होता है। ठीक है। अब आगे लगा है माइनस का साइन, तो नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थीटा माइनस पाई कर सकते हैं तो साइन पाई/6 माइनस पाई हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब अगर हमारे पास ऐसा है तो हम साइन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? इफ साइन x इज इक्वल्स टू साइन y देन y इज इक्वल्स टू यानी थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू y। यही होता है। और n हमारा कहाँ से आता है? इंटीजर से आता है। अगर मैं n 0 ले लेती हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो एक एंगल आ गया हमारा -5 पाई/6। क्या ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। ठीक है। अगर मैं n 1 ले लेती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई 1 लिया है तो माइनस और प्लस हो जाएगा 5 पाई/6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 पाई/6। पाई से बड़ा हो गया। अगर मैं -1 ले रही हूँ n को तो ये आ जाएगा -पाई -1 रेज टू पावर -1। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? -1 राइट, इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा तो +5 पाई/6। तो ये कितना आ गया हमारे पास? -पाई/6। दूसरा आ गया हमारा -पाई/6। ये भी इस इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर मैं n की वैल्यू लेती हूँ 2 तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस समथिंग 2 पाई माइनस 5 पाई/6। 2 पाई माइनस 5 पाई/6 तो कितना आया? 6 2 12, 12 माइनस 5 इज 7, 7 पाई/6। तो पाई से बड़ा हो गया। ठीक है। अगर -2 ले रही हूँ तो हमारा कहाँ जाएगा? -2 पाई -2 पाई -5 पाई/6। तो ये भी हमारा -पाई से नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो हमारे इसके लिए ये दो पॉसिबल थीटा की वैल्यूज आ गई है। इनमें से कॉमन कितना आ रहा है? एक ही कॉमन आ रहा है। तो साइमल्टेनियसली दोनों जहां पर एग्री करेंगे वैसे हमारे पास एक ही वैल्यू है।
सो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें बोला है कि इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, व्हाट इज x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, यहाँ से आ गया हमारे पास 3 टाइम्स एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसके बराबर है एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब। ये वैल्यू हमें दी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos थीटा का होल क्यूब माइनस ये वैल्यू इधर लेकर गए हैं तो 3 × 2 cos थीटा, इसके बराबर है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 कॉमन ले लीजिए, या बच जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब। तो यह आ जाएगा 2, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos 3 थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें बोला है कि x हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, x हमारा 0 से π/2 में लाई कर रहा है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। कितनी x की वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख सकते हैं, सीकेंट एक्स क्या लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं, किसके बराबर दिया, 2 cos x के बराबर दिया है। तो यह जाएगा साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos² x ऐसे हम लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, cos² x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस sin² x लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 sin² x, इसके बराबर आ गया साइन एक्स प्लस 1। अब सारी जो टर्म्स हैं वो एक साइड इकट्ठा करेंगे, ये आ जाएगा 2 sin² x, इधर आ गया प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब साइन एक्स को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, y कंसीडर कर लेते हैं, तो बेसिकली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसके सोल्यूशन क्या होंगे, y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 8 प्लस 1 इज 9 का रूट 3/4। तो क्या आ जाएगा, -1 माइनस 3/4, तो ये आ जाएगा -4/4 यानी -1 आ गई एक वैल्यू। एक आ जाएगी -1 प्लस 3 यानी 2/4 यानी 1/2। तो y की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई कि या तो -1 हो सकता है या y हमारा 1/2 हो सकता है। y-1 है यानी साइन एक्स हमारा क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। अगर साइन एक्स की वैल्यू -1 कंसीडर करें, साइन एक्स -1 कहाँ होता है, 3π/2 पर, लेकिन वो इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें क्या करनी पड़ेगी, नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या पॉसिबल वैल्यू है, ये पॉसिबल वैल्यू है। तो अगर हम ये वैल्यू देखें तो साइन एक्स किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो साइन 1/2 वैल्यू कहाँ लेता है, पाई बाय 6 पर लेता है, पाई बाय 6 पर लेता है। सिर्फ पाई बाय 6 ही इसमें इस इंटरवल में लाई करेगी क्या, और कोई वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी, नहीं करेगी। तो इसने पूछा था व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी एक्स की वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी इस इंटरवल में। तो एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो ये हो जाएगा 10 1/2। सीकेंट 2/√3 वैल्यू कहाँ लेता है, सीकेंट 2/√3 वैल्यू लेता है हमारा पाई बाय 6 पर, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा सीकेंट इनवर्स सीकेंट पाई बाय 6। तो सीकेंट इनवर्स और सीकेंट एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं, कहाँ पर, इनकी डोमेन पर, सीकेंट की डोमेन पर, जहाँ पर वो 1 1 1 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा
10 1/2 इंटू पाई/6 यानी कि पाई/12। तो मुझे 10 पाई/12 की वैल्यू निकालनी है। 10 पाई/12 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 10 पाई/12 हो गया यानी 15 डिग्री। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, 60 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस कर देती हूँ। अब 10a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, यही होता है। वैल्यूज रख दीजिए इसमें। तो हमारे पास 10 पाई/3 क्या होता है? √3 होता है, माइनस 10 पाई/4 1 होता है, बाय 1 प्लस 10 पाई/3 √3 होता है। इसको रेशनलाइज करिए। √3 माइनस 1 से मैं ऊपर नीचे क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ऊपर बन जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 बाय √3 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 माइनस 2 √3, 4 माइनस 2 √3 बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस √3। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3D से। इसमें बोला है कि अ प्लेन है P इज पैरेलल टू द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1 3 2। जो प्लेन P है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। एंड कंटेन्स द लाइन, और उस प्लेन में लाई कर रही है कौन सी लाइन? इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन जो होगा, जो लाइन इन दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन होगा, दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन ही बनेगी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो लाइन बन रही है दो प्लेन को इंटरसेक्ट करने के बाद, उसकी जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी, ठीक है, उनके भी ये पैरेलल हो गया प्लेन पे। ठीक है, राइट, वो लाइन इस प्लेन में पी में लाई कर रही है। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सवाल हमें पूछा है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन। जो ये दो प्लेन्स दिए हैं, इनमें इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन पास हो रही है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्लेन में इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग हमारे जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगी? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। इस प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आ जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। i कैप j कैप k कैप 6 4 माइनस 5 1 माइनस 2 3। आई कैप के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 चौक 12, माइनस 5 दूनी 10, माइनस j कैप 6 तिया 18 प्लस 5 एकम 5 प्लस k कैप 6 दूनी 12 माइनस। ठीक है, तो ये आ गया 2i कैप माइनस 8 और 5 18 और 5 23 j कैप माइनस 16k कैप। तो हमारी डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे उस लाइन की? 2 माइनस 23 और माइनस 16। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं आप? ये दो प्लेन है, ये एक प्लेन है, इससे दूसरा प्लेन हमारा ये पास हो रहा है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इधर होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर इधर होगा। इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और वो इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे इसी पर क्या पूछा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पी। जो प्लेन पी है, हम बोल रहे हैं ये जो प्लेन पी है इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो बेसिकली ये प्लेन जो है ना वो इस लाइन से पास होकर जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ है। ठीक है, ये इस प्लेन की हमें इक्वेशन बतानी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो हमें बोला है, तो हम कंसिडर करके चलते हैं कि जो p की इक्वेशन है वो है p1 प्लस लैम्डा p।
ठीक है। P1 हमारा प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2, जिनके इंटरसेक्शन से ये प्लेन पास हो रहा था। प्लेन 1 की इक्वेशन थी हमारे पास 6x प्लस 4y माइनस 5z, 6x माइनस प्लस 4y माइनस 5z माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स P2। P2 की इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 2y प्लस 3z। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस लैम्डा x प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा y प्लस माइनस 5 प्लस 3 लैम्डा z माइनस 2। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा नया प्लेन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, मतलब उसके नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, 6 प्लस लैम्डा 4 माइनस 2 लैम्डा और माइनस 5 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, अब ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, और हमें पता है कि इस प्लेन में हमारी एक लाइन लाई कर रही है, एक लाइन लाई कर रही है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ये। तो वो लाइन जो इसमें लाई कर रही है उसके परपेंडिकुलर होगा ये। इसकी और इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट निकाले तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यही काम करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखेंगे। तो क्या आएगा देखो, इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं। पहले हमारे पास आई 6 प्लस लैम्डा आई, कॉमा 4 माइनस 2 लैम्डा, कॉमा माइनस 5 प्लस 3 लैम्डा। ये आई हमारे नॉर्मल वेक्टर जो है प्लेन पी के, उसकी डायरेक्शन रेशियोज आई। अब वो पूरा प्लेन के नॉर्मल है तो प्लेन में लाई करने वाले हर एक वेक्टर के नॉर्मल होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारी डायरेक्शन रेशियोज दी है जिसके पैरेलल है प्लेन उसके भी परपेंडिकुलर होगा। सो 1,3,2 के परपेंडिकुलर होगा। तो इसके साथ हम इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 6 प्लस लैम्डा प्लस 3 टाइम्स 3 4 12 माइनस 3 2 6 लैम्डा प्लस माइनस 2 सॉरी 2 टाइम्स माइनस 5 तो आ जाएगा माइनस का 10 प्लस 6 लैम्डा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये यहाँ से माइनस 6 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 और 6 18 और यहाँ से आ गया हमारे पास 12 और 6 18 माइनस 10, तो ये आ गया हमारे पास 8 और एक बचा है हमारे पास लैम्डा। तो हमारे पास आया 8 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 8। लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में वापस से रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पी आ जाएगी। क्या आएगी, 6 प्लस लैम्डा यानी 6 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 2x। ठीक है, प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स माइनस 8 तो यह आ जाएगा 4 प्लस 16 यानी कि 20y। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 माइनस 8 दिया 24 तो ये आ जाएगा माइनस का 29z इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो कौन सा आ रहा है हमारे पास, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2x माइनस 20y प्लस 29z इज इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। तो बताओ कौन सी इक्वेशन आ जाएगी हमारी, इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। इसमें बोला है सपोज S इज द स्फीयर विद द स्मॉलेस्ट रेडियस that passes through the point A, B and C। हमें स्मॉलेस्ट स्फीयर की रेडियस निकालनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास
हो रही हो। तो इनमें से जो एक पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो हमारे पास एक प्लेन बन जाएगा, जिसकी इक्वेशन क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाल सकते हैं। एक्स बाय वन, वन पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को भी, प्लस वाई बाय वन प्लस जेड बाय वन इज इक्वल्स टू वन। तो हमारा ये जो प्लेन है ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। हमें पूछा है कि इन तीनों से पास करते हुए हमें एक स्फीयर बनाना है, तो उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनका क्या निकालेंगे, इस प्लेन पर लाई करने वाला सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। इसकी क्या है, 1,0,0 है ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट 0,1,0 है, ये हमारा है 0,0,1। ठीक है, तो इस प्लेन पर यहाँ पर हमारा कहीं सेंट्रोइड बन रहा होगा, प्लेन के ऊपर बात कर रही हूँ मैं, ओरिजिन पे मत पहुंच जाना। ठीक है, और उस सेंट्रोइड से इन सारे पॉइंट्स का सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसको मैं रेडियस बनाकर ये पूरा कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, एक तो तरीका है कि आप सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, 1 + 0 + 0/3 यानी 1/3 आ जाएगा। अगेन 0 + 1 + 0/3 1/3 आ जाएगा। 0 + 0 + 1 तो ये आ जाएगा 1/3। तो ये आ गया हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। और फिर हम किसी भी पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे ताकि हमें रेडियस मिल जाए। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मान लीजिए इससे निकाल रहे हैं, 1/3 - 1 क्या हो जाएगा, -2/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/9 प्लस 1/3 - 0 1/3 तो 1/9 प्लस 1/3 - 0 1/3 तो 1/9 का अंडर रूट। तो ये आ गया हमारे पास 4 5 6 6/9 का रूट। 3 से कट रहा है, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 यानी √2/3 हमारी क्या आ जाएगी, रेडियस बन जाएगी। ठीक है, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते थे, हमें पता है कि जो सेंट्रोइड है वो इनके मीडियन पर लाई करता है और इस मीडियन को 2:3 रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप वहां से भी बता सकते हैं कि मीडियन की लेंथ क्या होगी और उसका 2/3 हमारी जो भी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, पर फिर भी हमें मीडियन की लेंथ निकालनी पड़ेगी तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेथड भी ओके, बेस्ट है। तो रेडियस पता चल गया कैसे निकाला, क्यों ऐसे किया। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्फीयर ढूंढना है हमें जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा हो। तो इन तीनों पॉइंट से जो सेंटर है उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम कहाँ पर पहुंचे कि ये जो प्लेन बना है इसके सेंट्रोइड पर, ये जो ट्राइंगल शेप बन गई इसके सेंट्रोइड पर पहुंच जाते। सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस है वो तीनों वर्टिसेस से क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे हमारी ये जो ट्राइंगल बनी है, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, सारी साइड्स की लेंथ बराबर होगी, है ना। तो इस वजह से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस सभी से बराबर हो जाएगा। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन डज द सेंटर ऑफ द एस लाई, इनमें से कौन से प्लेन पर एस का जो सेंटर है वो लाई करेगा। तो बेसिकली सेंटर की हमारे पास कोऑर्डिनेट आई थी 1/3 1/3 1/3। तो आप एक तो ये भी देख सकते हो कि 1/3 जो है वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पॉइंट उस प्लेन पर लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1/3 + 1/3 + 1/3 हो जाएगा 3/3, मतलब 1 - 1 हो जाएगा 0, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम ऊपर देख भी चुके हैं कि ये हमारा जो इंटरसेप्ट प्लेन बन रहा था इसी पर हमारा जो स्फीयर का सेंटर है वो लाई करेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें बोला है कि ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट दिया है, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। थ्री कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की। ठीक है, नेक्स्ट हमें 1 -1 0, ये हमें दिया है -2 1 8, ये हमें दिया है -1 2 7, और ये हमें नहीं दिया है। व्हाट इज द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ डी? चौथी वर्टेक्स क्या हो गया, हमें वही निकालना है। तो पैरेललोग्राम के बारे में क्या पता है कि वो डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में निकाल सकती हूँ, हाँ निकाल सकती हूँ बिल्कुल। कैसे निकाल सकती हूँ, -1 + 1/2 यानी 0 हो जाएगा। 2 - 1 यानी 1 हो गया, 1/2। 9 + 0 9/2, ये हमारे आगे जो पीछे वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स। अब ये जो पॉइंट है ये इन दोनों को भी क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा, 1:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट x y z है। तो बेसिकली 0 किसके बराबर आया है, x -2/2 के बराबर है। और y किसके बराबर है, y हमारा बराबर है, y हमारा बराबर हो जाए, सॉरी y नहीं, उल्टा बोला, 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, y + 1/2। और 9/2 किसके बराबर हो जाएगा, z + 8/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं x निकाल सकती हूँ, x क्या आ जाएगा, ये 0, x = 2 आ जाएगा। यहां से मैं y निकाल सकती हूँ, y मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां से मैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास y, हाँ ठीक है। यहाँ से मैं z निकाल सकती हूँ, z मेरे पास क्या आ जाएगा, z आ जाएगा मेरे पास 1। सो 2, 0, 1, 2, 0, 1। कुछ साइंस में मिस्टेक की है क्या मैंने? ये 7 है ना, 7 है, मैं 9 लेकर चल रही हूँ। यहाँ से 7/2 आएगा ये, और ये 7/2 आएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, 2 0 और -1, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। इसमें बोला है कि इफ एंगल बी सी डी इज थीटा, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमें बोला है कि बी सी डी हमें क्या दिया है, थीटा दिया है। देन व्हाट इज कोस स्क्वायर थीटा? तो बेसिकली मुझे ये थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में निकाल सकती हूँ, राइट। तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि जो बी सी है, सी बी है, इसकी क्या इक्वेशन है, सी डी है, ये क्या वेक्टर है, ये वेक्टर निकालना पड़ेगा मुझे, और ये वेक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगी, पोजीशन वेक्टर माइनस माइनस करूंगी दोनों के। अगर मुझे सी बी निकालना है तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। सी बी क्या आ जाएगा मेरे पास, -2 -2 + 1, तो ये आ जाएगा -i कैप सी बी। ठीक है, 1 - 2, तो ये आ जाएगा -j कैप 8 - 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास k कैप। ठीक है, नेक्स्ट मैं निकालना चाहती हूँ सी डी। तो सी डी वेक्टर हो जाएगा डी के पोजीशन वेक्टर में से सी का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, तो डी आया हमारे पास 2, 0, -1। तो सी डी क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 -1 यानी कि 3i कैप। देन आ जाएगा 0 -2 यानी -2j कैप। और आ जाएगा हमारे पास -1 -7 यानी -8k कैप। ठीक है, तो अब बताइए थीटा कैसे निकालेंगे।
हमें पता है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो सी बी डॉट सी डी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 + 1 + 1 मतलब √3। इसका आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 यानी 13 प्लस 8 8 जा 64। तो ये आ जाएगा हमारे पास 77, तो √77 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया √3, ये आ गया √77 और ये है हमारे पास कॉस थीटा। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे जो कंपोनेंट है कॉरस्पॉन्डिंग उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये आ जाएगा -3 + 2 -8। ठीक है, तो ये आ गया 8 और 3 11 -11 + 2, तो ये आ जाएगा -9। -9 हमारा इसके बराबर आ गया। तो इसको नीचे लेकर जाइए, तो ये आ गया हमारे पास 9/√3 7 सा 21 2 20। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा। हमें पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 9 9 सा 81/231। कुछ गड़बड़ कर दिए लग रहा हो हम। 64 + 4 68 + 9। टू थ्री वन। क्या ये कट रहा है किसी से, हाँ कट रहा है। 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 3 77, तो 27/77 बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m द इक्वेशन 4y = mx - n + 2 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू रख के देख लेते हैं। ये आ जाएगा 4y, m की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो ये आ जाएगा 4y = x - 1 + 2, तो ये आ जाएगा +1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू 0, m की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ तो ये आ जाएगा 4y = 2। अगर मैं m की वैल्यू 2 रखती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4y = 2x - 2 + 2 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये कैसी आ रही हैं, क्या ये लाइंस पैरेलल है। पैरेलल लाइंस की क्या होती है, स्लोप क्या होती है, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर स्लोप क्या आ रही है, इसकी स्लोप आ रही है 1/4, इसकी स्लोप आ रही है 1/2, इसकी स्लोप आ रही है 1/2। नहीं, इसकी स्लोप तो परपेंडिकुलर आ जाएगी, राइट, सॉरी 0 आ जाएगी। इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, 0। इसकी 0 आ रही है, इसकी 1/2 आ रही है, इसकी 1/4 आ रही है, पैरेलल तो नहीं है। लाइन एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस पर लाइन है। द सेम लाइन, सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं सेम लाइन को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है सारी। अब बच गए ये दो ऑप्शन। कंकरेंट लाइन का क्या मतलब होता है कि कंकरेंट लाइन का मतलब ये होता है कि ये सारी लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट से पास होकर जा रही हैं। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लीजिए एम की और वो सारी एक पॉइंट यहाँ से पास होकर निकलेंगी, तो ये हो गया कंकरेंट लाइन। और सी बोल रहा है कि जो लाइंस है वो फिक्स डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, लेकिन आप इन सब इक्वेशंस, हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन, इनका जब आप डिस्टेंस निकालोगे फ्रॉम 0 0 0, तो हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इन सब का आप निकाल के देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कैसे निकालते हैं, उसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये कंकरेंट लाइन है या नहीं। बाकी सारे ऑप्शन तो हमारे डिस्कार्ड हो गए, तो यही ऑप्शन बचता है। लेकिन कंकरेंसी के लिए हमें एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है कि 4/x + 1 के बराबर है, यहाँ से आ रहा है कि 4/2 के बराबर है, तो हम इनको इक्वेट कर देते हैं। x + 1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से x मेरा आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। x अगर 1 है
तो हमारा यहाँ पर y आ जाएगा, x अगर 1 है तो y आ जाएगा 1/2। सो 1,1/2, 1,1/2 से क्या ये सारी लाइनें पास होकर जाएंगी? अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 4y इक्वल्स टू m माइनस m प्लस 2। सो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो 4y किसके बराबर आ रहा है? 2 के बराबर हो रहा है, और y हमारा 1/2 के बराबर हो रहा है। तो 1,1/2 जो है वो इन जनरल इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप जैसे जैसे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m रखोगे उसमें भी 1,1/2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सारी की सारी लाइंस जो है वो 1,1/2 से पास होकर जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये जो सारी लाइंस हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m के लिए, ये कनकरेंट लाइंस हैं, सारी की सारी लाइंस एक पॉइंट से पास होकर जा रही हैं, और वो पॉइंट कौन सा है? 1,1/2। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ये क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a, b एंड c, d इज दिस। तो एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है a, b से भी और c, d से भी। मान लेते हैं वो पॉइंट हम x y है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी क्या है? बराबर है। तो पी ए जो है वो किसके बराबर है? पी बी के बराबर है। पी ए क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर है? सी माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस डी माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर है। इसको हम ओपन करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by, यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2dy। तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया इधर ए स्क्वायर माइनस 2ax, यहाँ बच गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by। यहाँ पर हमारे पास आ गया है सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस डी स्क्वायर माइनस 2dy। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ से देखते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा। x इधर है और x इधर है, तो एक साइड लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 2c माइनस 2a इंटू एक्स। y का कोएफिशिएंट देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2d माइनस 2by। ठीक है, ये किसके और बचे हुए को हम इकट्ठा करते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें से हम क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी टू कॉमन लेते हैं, और इस पूरी टर्म से भी 2 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा सी माइनस ए एक्स प्लस डी माइनस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 0। अब हम इससे अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर क्या है? a माइनस सी, हमारा क्या आ रहा है? c माइनस ए, तो मुझे माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं माइनस कॉमन लूंगी तो a माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b माइनस डी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर डी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएंगे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव के हो जाएंगे, यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ से कंपेयर करें, हमें वैल्यू निकालनी है के की, तो ये के की वैल्यू निकालनी है, तो ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, तो ये जो बची हुई टर्म है ये हमारी क्या बन जाएगी? के बन जाएगी। क्या आ रही है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दी है, इसके रिस्पेक्ट में हमें नीचे दी गई इक्वेशन से इनको देखना है।
तो ये जो इक्वेशन दी गई है इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? हमें दिया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3y। बेसिकली ये क्या है? एक पैराबोला की इक्वेशन है। ये पैराबोला किस तरफ ओपन हो रहा होगा? लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो भी यहाँ पर y क्या आ जाएगा? -1/3 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू -1 रखें तो भी क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो बेसिकली ये डाउनवर्ड फेस पैराबोला होगा। और यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? 4ay, -4ay। तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं। a क्या बता देगा? a मुझे बता देगा कि यहाँ पर इसका फोकस कहाँ है। और 4a की वैल्यू क्या दे देगी? मुझे लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन दे देगी, y इज इक्वल्स टू -4a। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी? ओके, सबसे पहले तो फर्स्ट लिखा है कि द इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला दैट ओपन्स अपवर्ड। गलत है, डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स इज इक्वल्स टू 0। जो एक्सिस है वो हमारी क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू 0 है क्या? एक्स इज इक्वल्स टू 0 यानी वाई एक्सिस। हाँ बिल्कुल, एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है। द इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या आ रही है? 4y -3 इक्वल्स टू 0 आ रही है क्या? यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है? y इज इक्वल्स टू 3/4। क्या ये हमारी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ रही है? सो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? a निकालना पड़ेगा। a कैसे निकलेगा? 4a को बराबर रखते हैं 3 के, तो a आ जाएगा मेरे पास 3/4। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस a से पास होने वाली इक्वेशन होती है। तो y इज इक्वल्स टू -3/4 हमारी क्या आ जाएगी? हमारी आ जाएगी लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन। सो ये आ गया हमारे पास 4y इज इक्वल्स टू -3, यानी 4y + 3 इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये गलत लिखी है, ये गलत है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? इनमें से कितनी करेक्ट है? एक ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। तो यहां से बेसिकली हमने क्या किया? ए निकाला। ए हमारा यहाँ पर फोकस बता देगा, वर्टेक्स हमारी 0 0 है। इससे जो लाइन पास होगी वही लेटेस्ट रेक्टम होगी। तो वो क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू। ठीक है, सही बात है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। उसमें बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ये जो लाइन है इसके जो इंटरसेप्ट्स हैं, यानी एक्स एक्सिस पर ये जहां पर कट कर रहा है और वाई एक्सिस पर ये जहां पर कट कर रहा है, इंटरसेप्ट्स हैं, उनका सम क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको जो स्टैंडर्ड हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। वो क्या होती है? एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट, वाई बाय वाई इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो मुझे यहाँ पर क्या बनाना है? 1 बनाना है। यहाँ पर 1 कैसे बनाएंगे? मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? a² + b²/2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा a² + b²/2 x/a² प्लस a² + b²/2 y/b² इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा मेरा? a² + b² x इंटरसेप्ट आ गया, और y इंटरसेप्ट आ गया मेरा 2b² + b²। हमें इंटरसेप्ट्स को क्या करना था? सम बताना था, इनका ऐड करना है। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a² + b² + b²। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सम हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमें ये एक स्ट्रेट लाइन दी है, इसकी परपेंडिकुलर फॉर्म निकालनी है, या तो बोल सकते हैं नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? बेसिकली हम हर एक टर्म को डिवाइड कर देते हैं किससे? अंडर रूट एक्स के कोएफिशिएंट यानी √3, एक्स के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर 4। तो √7 से मुझे इस पूरी इक्वेशन को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यह आ जाएगा √3x/√7 प्लस 2y/√7 इज इक्वल 7/√7। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? ये इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा 7/√7 इंटू √7 इंटू
√7 रेशनलाइज कर दिया तो ये आ जाएगा 7√7/7, तो ये आ जाएगा √7। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें बोला है इफ द वर्टिसेस बी एंड डी ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी आर दिस, हमें दी है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, D। ठीक है, हमें क्या दिया है, वर्टिसेस बी एंड डी के बारे में बताया है। ये हमें दी है 2,3 और ये हमें दिया है 4,1। ठीक है, हमें बताना है कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो क्या कर सकते हैं हम, एरिया के लिए तो हमें साइड पता होनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये ए है, ये ए है, मैं ये निकाल लेती हूँ कितनी होगी। तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन बी एंड डी। तो ये आ जाएगा 2 - 4 यानी 2 -2 का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 - 1 2 2 का होल स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर रूट, आ जाएगा 2√2। तो ये आ रहा है हमारा 2√2। हमें पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2a होता है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, 2 है। अगर साइड ऑफ स्क्वायर 2 है तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।